हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एरिड फ्रूट्स। इससे पहले हमने जो बेयर कल्टीवेशन है उसे हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पोमग्रेनेट, बोले तो अनार की खेती। इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा ये लगाया जाता है ना। तीनों ही सीजन के अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। ईरान ओरिजिन का ये फ्रूट है ना। इंडिया के अंदर इसे अच्छे खासे एरिया के अंदर लगाया जाता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी लगाया जाता है और साउथ इंडिया के अंदर भी इसे लगाया जाता है एज ए फ्रूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं है ना। प्रोसेसिंग पर्पस के काम में भी इसे लिया जाता है और टेबल पर्पस के काम में भी इसे लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम पोमग्रेनेट कल्टीवेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर पोमग्रेनेट कल्टीवेशन मेंशन्ड है, तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। साथ ही अगर आपका कोई क्वेरी या सवाल है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं पोमग्रेनेट कल्टीवेशन। ये लेक्चर काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, शानदार रहने वाला है। देखिए, पोमग्रेनेट जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है। फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी होती है प्यूनिकेसी, जो कि फ्रूट्स के अंदर सबसे स्मॉल फैमिली कंसीडर किया जाता है। फ्रूट्स के अमंग सबसे छोटा जो फैमिली है ये प्यूनिकेसी को ही कंसीडर किया जाता है। एक और फ्रूट है जिसको बोला जाता है पैशन फ्रूट। इसको भी बोला जाता है, लेकिन है ना जो सबसे सॉलिड जो अपन सोर्स की बात करें तो ये प्यूनिकेसी फैमिली को ही सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली अमंग फ्रूट्स बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट फैमिली फिर प्यूनिकेसी ऑप्शन में नहीं है, देन आप पैसिफ्लोरेसी जो फैमिली है उसको करेक्ट करेंगे। पैशन फ्रूट की फैमिली होती है ये एक पेरेनियल क्लाइंबर फ्रूट क्रॉप होता है, ठीक है। क्लाइंबर फ्रूट क्रॉप होता है पैशन फ्रूट जो है। बात करते हैं अपन पोमग्रेनेट की क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें, डिप्लॉयड क्रोमोसोम 18 देखने को मिलते हैं। ओरिजिन इसका ईरान है, अफगानिस्तान भी कंसीडर किया जाता है ना, ईरान ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ईरान और अफगानिस्तान का जो एरिया है यहाँ से इसको ओरिजिन हुआ माना जाता है। इन्फ्लोरेसेंस को लेकर बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें हाइपेंथोडियम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये फिग में भी पाया जाता है और पोमग्रेनेट के अंदर भी देखने को मिलता है। हाइपेंथोडियम अनार में भी होता है और फिग के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रूट इसमें बलुस्टा टाइप का जो फ्रूट है ये देखने को मिलता है। और एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग की बात करें तो जूसी सीड कोट, जो सीड है इसके ऊपर एक रस युक्त जो आवरण है, सीड का जो जूस का जो कोट है ये प्रेजेंट रहता है। और सीड के ऊपर आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, जूसी आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, इसे एरिल भी बोल दिया जाता है। और यही सेम आपको एडिबल पार्ट लीची के अंदर भी देखने को मिलता है। तो लीची में भी आप बता सकते हैं कि एडिबल पार्ट यहाँ पर क्या होता है, एरिल होता है ना। इसे प्लेसेंटा या फिर टेस्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। अनदर नेम की बात करें तो अनदर नेम इसे एप्पल ऑफ कार्थेज बोला जाता है, ग्रेनी एप्पल बोला जाता है, फ्रूट ऑफ लव बोला जाता है। और ये नेशनल फ्रूट भी है, कहाँ का है, ईरान का है। तो ईरान का इसे नेशनल फ्रूट भी बोला जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका ईरान में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया भी अच्छा खासा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे जो मेजर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आपका ईरान ही है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र जो स्टेट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ये आपको देखने को मिलता है। साल में 3 बार इसमें जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, ये देखने को मिलती है ना। तो लेकिन अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो साल में 1 बार ही जो प्रोडक्शन है ये लिया जाता है। साल में अलग अलग टाइम फ्लावरिंग आती है, उसे बहार बोल दिया जाता है। साल में 3 बहार आती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, इस प्रकार से बहार आती है, ठीक है। इसमें फूल आते हैं। अलग अलग लोकेलिटी के अंदर अलग अलग वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है उसके हिसाब से अलग अलग जो बहार है ये ली जाती है। जैसे साउथ इंडिया जो है उसके अंदर अनार और अमरूद के अंदर अम्बे बहार लिया जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस केस में वो मृग बहार का यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग बहार के अलग अलग पॉन्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो मृग बहार के जो फ्रूट होते हैं
है ना, जो फ्रूट मृग बहार के अंदर डेवलप होते हैं, मृग बहार के फ्लावर से जो फ्रूट बनते हैं, उनके अंदर आपको क्रैकिंग की जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो फल फटने की जो समस्या है ये मृग बहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखेंगे। साउथ इंडिया के जो फार्मर हैं ये अंबे बहार लेते हैं। नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर हैं या कहीं राजस्थान के जो फार्मर हैं ये यहाँ पर मृग बहार लेते हैं, क्योंकि मृग बहार में के अंदर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है एनवायरमेंट में, है ना, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो नॉर्थ इंडिया या जो वाटर स्ट्रेस वाले जो एरियाज हैं यहाँ पर मृग बहार को ही लिया जाता है। एनआरसी की बात करें तो अनार का जो एनआरसी है ये यहाँ पर कहाँ पर है, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 2005 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बात आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। सारे एनआरसी स्टूडेंट्स को याद हो जाते हैं, सोलापुर भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे, है ना। तो एनआरसी फॉर पोमग्रेनेट याद रखेंगे, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। जाहिर सी बात है एरिड क्लाइमेट का फ्रूट है ना, तो ये हार्डी होता है टू ड्रोट कंडीशन, यानी ड्रोट कंडीशन को इजीली टोलरेट कर सकता है। साथ ही साथ सेलाइन एल्कलाइन जो सोइल होती है उसको भी इजीली टोलरेट कर सकता है, यानी लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये ड्रोट कंडीशन को भी इजीली टोलरेट कर सकता है, सूखा के भी प्रति ये सहनशील होता है। श्रब होता है, ये क्या होता है, श्रब वाला पेरिनियल प्लांट है, झाड़ी होती है अनार की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए जूस जो होता है पोमग्रेनेट का वो लेप्रोसी जो डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बढ़िया कंसीडर किया जाता है। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग भी बोल दिया जाता है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है कि लेप्रोसी डिजीज के लिए कौन से फ्रूट जो है ये बढ़िया होते हैं, यानी पर्टिकुलर फ्रूट पूछा हुआ था, तो पोमग्रेनेट सबसे बढ़िया है। पोमग्रेनेट का जूस जो है ये मेनली यूज किया जाता है फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स या कुष्ठ रोग इसे बोल दिया जाता है। अब अनार जो है इसके अंदर हेटेरोस्टाइली देखने को मिलती है। कौन से टाइप की हेटेरोस्टाइली होती है, पिन टाइप की जो हेटेरोस्टाइली है ये देखने को मिलती है। बेसिक लेक्चर हम पीछे कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए, तब आपको ये सारी टर्म्स जो है समझ में आती रहेंगी। हेटेरोस्टाइली या इसको विषमवर्तिका कर भी बोल दिया जाता है, पिन टाइप हेटेरोस्टाइली इसमें देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट की बात करें तो पोमग्रेनेट के अंदर 68% तक एडिबल पार्ट देखने को मिलता है। टीएसएस की बात करें तो 14 to 60 डिग्री ब्रिक्स, सेल्सियस नहीं, 14 to 16 डिग्री ब्रिक्स जो टीएसएस है ये एक फुली राइप जो पोमग्रेनेट है इसमें हमें देखने को मिलता है। जैसे कई फ्रूट के अंदर जैसे बताया आपको, जैसे बील पत्तर है ना, इसके अलावा ओनला है, कई सारे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आपको टेनिन जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे ही पोमग्रेनेट जो है इसकी बार्क में टेनिन देखने को मिलता है, जिसका टेस्ट जो है ये ऑब्वियसली कैसा होता है, बीटर ही टेस्ट जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेनिन इसमें प्रेजेंट होता है। बात करें सोइल की तो सैंडी सोइल से लेकर सैंडी लोमी सोइल जो है इसके लिए बढ़िया होती है, वाटर ड्रेनेज बढ़िया होना चाहिए। सबसे बेस्ट पीएच रेंज की बात करें तो सबसे बेस्ट पीएच रेंज 6.5 to 7 होता है। हालांकि ये इजीली टॉलरेट कर सकता है सेलाइन एल्केलाइन सोइल को, तो इसको 8.5 से लेकर 9.5 तक पीएच की सोइल के अंदर भी आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। वाइडर अडेप्टेबिलिटी है, ट्रॉपिकल के अंदर भी लगाते हैं, सब ट्रॉपिकल के अंदर भी लगाया जाता है, एरिड के अंदर भी लगाया जाता है, और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेट रीजन के अंदर भी अनार जो है इसे लगाया जाता है। हार्डी नेचर की होती है इसकी श्रब जो है, ठीक है। जो पोमग्रेनेट की जो वैरायटीज टेम्परेट रीजन के अंदर लगाई जाती हैं वो आपको डेसिडुअस नेचर की देखने को मिलती है, यानी उसके अंदर डोरमेंसी देखने को मिलेगी। और जो प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के अंदर लगाए जाते हैं वो आपके एवरग्रीन नेचर या फिर पार्शली डेसिडुअस नेचर के देखने को मिलते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि ये आपको एवरग्रीन नेचर के ही देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। टेम्परेचर जो है सबसे बेस्ट टेम्परेचर फ्रूट डेवलपमेंट के लिए पोमग्रेनेट में होता है 38 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर सबसे अच्छा फ्रूट डेवलपमेंट जो है पोमग्रेनेट में देखने को मिलता है। एरिड सेमी एरिड रीजन जो है बढ़िया है, वहाँ यानी कल्टीवेशन किया जा सकता है जिस रीजन का एनुअल रेनफॉल 500 से लेकर 1000 mm है, यहाँ पर इजीली कल्टीवेट किया जा सकता है पोमग्रेनेट को, ठीक है। लॉन्ग हॉट और ड्राई समर मिड विंटर वाला जो एरिया है ये बढ़िया रहता है इसके लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कितने हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर सकता है तो 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसको भी टॉलरेट कर सकता है। साथ ही साथ जो हॉट विंड जो चलती है, गर्म हवाएं जो चलती है जिसको लू अपन बोल देते हैं, उसको भी पोमग्रेनेट जो है इजीली टॉलरेट कर सकता है। लेकिन फ्लावरिंग के टाइम अगर है तो फ्लावर इजीली जो है ड्रॉप होंगे ही होंगे ना। फ्लावरिंग टाइम के टाइम अगर इतना हाई टेम्परेचर और अगर इतना लू चलेगा तो ऐसे में फ्लावर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन टॉलरेट कर सकता है, वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर हम वेराइटीज को लेकर बात कर लेते हैं। वेराइटीज काफी इंपॉर्टेंट है, कई 4-5 वेराइटीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नाम से तो कोई भी वेराइटी पूछी जा सकती है। 4-5 वेराइटी बहुत बार एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। उसमें से सबसे पहली है GBG1। सबसे पहले जब वेराइटी ये रिलीज हुई थी तब इसका नाम GBG1 था। बाद में इसका नाम 1970 के अंदर गणेश कर दिया गया। ये क्लोनल सिलेक्शन है कौन सी वेराइटी का? अलंदी का। पोमग्रेनेट की सबसे ओल्डेस्ट वेराइटी जो रिनोन कंसीडर की जाती है वो यहाँ पर कौन सी है? गणेश ही है। इसे GS चीमा के द्वारा 1936 के अंदर डेवलप किया गया था। बाद में इस वेराइटी को रीनेम कर दिया गया 1970 में। इसे क्या बोला जाने लगा? गणेश वेराइटी बोला जाने लगा। इंडिया के अंदर पोमग्रेनेट की जो नेशनल वेराइटी कंसीडर की जाती है, राष्ट्रीय किस्म जो कंसीडर की जाती है, वो यहाँ पर गणेश ही है। ससेप्टेबल देखने को मिलती है ना, काफी पुरानी है वेराइटी तो जाहिर सी बात है अब मॉडर्न टाइम में थोड़ी थोड़ी ससेप्टेबल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ससेप्टेबल है किस चीज के लिए? फ्रूट बोरर के लिए, लीफ स्पॉट डिजीज के लिए और फ्रूट स्पॉट जैसे जो डिजीज हैं इसके लिए आपको क्या देखने को मिलती है? ससेप्टेबल देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कहां पर लगाया जाता है तो पुणे रीजन के अंदर लगाया जाता है, सोलापुर रीजन के अंदर लगाया जाता है। महाराष्ट्र का जो सोलापुर रीजन है, पुणे रीजन है, यहाँ लगाया जाता है। और महाराष्ट्र का जो सतारा रीजन है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्हें मेनली लगाया जाता है। तो मेनली अपन बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इसका जो कल्टीवेशन है ये सबसे ज्यादा किया जाता है। और इंडिया के अंदर सबसे फेमस वेराइटी या कहीं क्रांतिकारी जो वेराइटी, रिवोल्यूशनाइज जो वेराइटी है, ये आपकी गणेशीय GBG1। इसे 1936 में बोला जाता था, 1970 तक बोला जाता था। इसके बाद उसका नाम चेंज करके गणेश कर दिया गया। ठीक है, GS चीमा के द्वारा इसे डेवलप किया गया। आप काफी इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, याद रखना है। इसके बाद है G137। ये क्लोनल सिलेक्शन है गणेश का, यानी गणेश के क्लोन से तैयार किया गया वेराइटी है। इसके बाद है ज्योति। इसको GKV1 के नाम से भी जाना जाता है। ओपन पोलिनेटेड सीडलिंग सिलेक्शन है ये, बेसिन सीडलेस और ढोलका का। ठीक है, अगली है जालोर सीडलेस, राजस्थान के अंदर काफी पॉपुलर है। पॉपुलर यानी यहाँ पर इसे लगाया जाता है। इसे रूट स्ट्रोक के काम में भी लिया जाता है। ठीक है, मर्दुला। मर्दुला जो है हाइब्रिड वेराइटी है, गणेश और गुलेशा रेड के बीच में क्रॉस करवा के इसे डेवलप किया गया है। साथ ही साथ मर्दुला जो वेराइटी है ये ड्रोट के लिए आपको रेसिस्टेंट देखने को मिलती है, सूखा के प्रति सहनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट रूबी है मल्टीपल क्रॉस हाइब्रिड है ये, है ना, मल्टीपल क्रॉस हाइब्रिड। जैसे कि गणेश, काबुल, यारकुड और गुलेशा रोज पिंक के बीच में, इन चारों वेराइटीज के बीच में क्रॉस करवा के रूबी जो वेराइटी है इसे डेवलप किया गया। मल्टीपल क्रॉस हाइब्रिड इसको बोल देते हैं। अम्लीदाना वेराइटी, ये भी क्रॉस वेराइटी है, गणेश और नाना के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। इसका जो एरिल है ये आपको एसिडिक देखने को मिलता है, यानी खट्टे नेचर की ज्यादा होती है, मीठा कम होता है। 4.8% तक इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो जाहिर सी बात है इसके जो ग्रेन होते हैं उसको सुखा दिया जाता है और सूखे हुए ग्रेन को अनारदाना बोला जाता है, जो कि अपने आप में कंडीमेंट या स्पाइसेज के तौर पर काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अनारदाना बनाने के लिए बढ़िया है। इसके बाद है भगवा वैरायटी, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है, गणेश और गुलेशा रेड के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप की गई है। और महाराष्ट्र के अंदर इसे सबसे ज्यादा लगाया जाता है। महाराष्ट्र की जो रूलिंग वैरायटी है ना, जो सबसे ज्यादा लगाई जाती है वो यहाँ पर भगवा ही है। और ये जो वैरायटी है ये एक्सपोर्ट के लिए भी बढ़िया है। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा लगाई जाती है तो सबसे ज्यादा बाहर भी तो इसी को ही भेजा जाएगा ना, तो ये भी एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया वैरायटी है। वैसे गणेश भी है, मर्दुला भी है, भेजी जाती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा भेजते हैं। फूले रक्ता, गणेश और गुलेशा रेड के बीच में क्रॉस है ना। गोमा खट्टा, गणेश और दारू के बीच में क्रॉस है, CIAH बीकानेर के द्वारा डेवलप की गई है। और खट्टा है इसका भी, है ना, जो एरिल होता है इसका यूज भी जो है अनारदाना पर्पज से किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा है फूले भगवा सुपर, ये जो वैरायटी है ये सिलेक्शन है भगवा वैरायटी का। इसके अलावा CO1 है, यारकुद है, ये कुछ नाम से वैरायटी याद रखेंगे। इसके अलावा सोलापुर लाल है, सोलापुर लाल इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये अनार की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी। बायोफोर्टिफिकेशन या बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कौन सी होती है ना, ऐसी वैरायटी जिसके अंदर कुछ हम ऐड कर देते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी में उसमें कुछ मिनरल्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, विटामिन की क्वांटिटी जो बढ़ा दी जाती है, प्रोटीन्स की क्वांटिटी जो है बढ़ा दी जाती है, यानी जो नॉर्मल है उसके अंदर हम कुछ ऐड ऑन कर देते हैं न्यूट्रिशनली, उसको बायोफोर्टिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है ये भगवा के बीच में क्रॉस है ना। भगवा, गणेश, नन्ना। देखिए पहले गणेश और नाना का क्रॉस करवाया गया, ठीक है, जो मिला हाइब्रिड उसका क्रॉस दारू के साथ करवाया गया, जो हाइब्रिड मिला उसका क्रॉस भगवा के साथ करवाया गया। इस प्रकार से वैरायटी डेवलप हुई कौन सी, सोलापुर ला। दोबारा से देखिए गणेश और नाना का क्रॉस करवाया गया, जो F1 जो भी हमें हाइब्रिड मिला उसका क्रॉस दारू के साथ, इन दोनों से जो मिला उसका क्रॉस भगवा के साथ करवाया गया, तो सोलापुर लाल वैरायटी जो है डेवलप हुई।
प्रोसेसिंग के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है ये, उसके बाद इसे टेबल पर्पस से काम में लिया जाता है, ठीक है। बायोफोर्टिफाइड से इसे बायोफोर्टिफिकेशन से इसे डेवलप किया गया है। काजरी विशाल काजरी से डेवलप की गई है, गणेश और खोज के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। मोगा लोकल, मोगा कहाँ का बेल्ट है ना, पंजाब के अंदर बेल्ट है ये, तो पंजाब के अंदर इसे लगाया जाता है, काफी पॉपुलर वैरायटी है पंजाब के अंदर। पोमग्रेनेट नाना छोटा सा होता है, नन्ना सा होता है, तो बोनसाई के लिए बढ़िया है ना, छोटा अनार जो है इससे तैयार किया जा सकता है। ढोलका गुजरात के अंदर काफी पॉपुलर है। जोधपुरी रेड ये भी गुजरात राजस्थान के अंदर आपका काफी फेमस वैरायटी है, ठीक है। अब सारी एक साथ वैरायटी देख लेते हैं, क्या कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो दो प्रकार की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। एक तो अनार के अंदर हार्ड सीडेड वैरायटी देखने को मिलती है, यानी कठोर दाने वाली। ये जो वैरायटी खाने के अंदर कम टेस्टी होती है, तो इनका इस वैरायटी का जो यूज है ना, इन ग्रुप्स की जो वैरायटी का जो यूज है, ये प्रोसेसिंग पर्पस से हम ज्यादा कर लेते हैं। दूसरी जो वैरायटीज ये और मार्केट में कम प्राइस पर भी बिकती हैं अगर इन्हें टेबल पर्पस से काम में लेते हैं। दूसरी वैरायटीज होती है सॉफ्ट सीडेड वैरायटी, कोमल दाने वाली किस्में बोलते हैं। खाने के लिए बढ़िया होती हैं, खाने में स्वाद भी होती है, ज्यादा मीठी भी होती है, और मार्केट में ज्यादा हाईली प्राइस्ड भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो दो तरह की वैरायटी होती है, हार्ड सीडेड और सॉफ्ट सीडेड। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोटिक वैरायटी। कैरेक्टरिस्टिक्स के ना एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है उनके बेसिस पर देख रहे हैं, या खास बात क्या है, कहां से लाई गई, उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो एक्सोटिक वैरायटीज में है वंडरफुल, ग्रांडा, और इसके अलावा अर्ली वंडरफुल, ये इसकी वैरायटी है जो बाहर से लाई गई है। जैसे वंडरफुल जो है ये यूएसए से लाई गई है, ठीक है। सीडलेस वैरायटीज में अगर हम देखें, सीडलेस वैरायटीज में ये है कि इनका जो सीड होता है, एरिल के अंदर जो सीड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, नया मात्र ही देखने को मिलता है, तो उसको हम सीडलेस या फिर पार्शली सीडलेस भी बोल देते हैं। तो ऐसे में वैरायटीज हैं पेपर शील्ड, स्पेनिश रूबी, मस्कट रेड और वेलाडू, ये सीडलेस वैरायटीज हैं। सॉफ्ट सीडेड में आपको अच्छे से याद रखना है, सॉफ्ट सीडेड में भगवा है, मर्दुला है, गणेश, ज्योति, रूबी, फूले अरक्ता, जालोर सीडलेस, पेपर शील्ड, CO1, बेदाना और बेसिन सीडलेस। ये जो ऊपर वाली जो वैरायटीज हैं जैसे भगवा, मर्दुला, गणेश, ज्योति, रूबी, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि हॉट और एरिड क्लाइमेट के लिए जो बढ़िया वैरायटी, यानी जो हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर सकती है, वो वाली वैरायटी कौन कौन सी है, तो ये यहाँ पर है जालोर सीडलेस, भगवा है, G137 है, मर्दुला है, फूले अरक्ता है और गणेश है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर सकती है वैरायटीज जो है। अनदर नाम से CO1, यारकोद, G137, P23, 26, फूले अनारदाना, RCR1, रेड सिल्क, इसके अलावा परफियंका, अलंदी है जिसको वडकी भी बोला जाता है, काबुल, कंधारी, पेपर शील्ड, स्पेनिश रूबी, वेलोडू, पूना, बेदाना, मस्कट, गुलेशा और बेसिन सीडलेस, ये कई सारी वैरायटीज हैं नाम वाली जो है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वाली शुरू के दो स्लाइड्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रोपोगेशन में अगर हम बात करें तो देखो साउथ इंडिया के अंदर जो अनार का जो प्रोपोगेशन है ये एयर लेयरिंग से किया जाता है। इसके अलावा साउथ इंडिया को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा मेथड यहाँ पर काम में लिया जाता है, कटिंग काम में ली जाती है, और कौन सी कटिंग काम में लेते हैं, हार्डवुड कटिंग जो है इसको यूज लिया जाता है। साउथ इंडिया में एयर लेयरिंग से किया जाता है अनार का प्रोपोगेशन, ये याद रखना है। प्लांटिंग डिस्टेंस को लेकर बात करें 5 मीटर स्क्वायर रखा जाता है, वैसे 5 मीटर स्क्वायर भी रखा जाता है और 4 मीटर स्क्वायर भी रखा जाता है, तो 5 से 4 मीटर का आप अच्छे से याद रख सकते हैं। प्लांटिंग टाइम में बात करें जून जुलाई बढ़िया है। ट्रेनिंग मेथड में मल्टीपल स्टेम मेथड काम में लिया जाता है। बाकी जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं प्लांट जो है तो सिंगल स्टेम तब भी कर सकते हैं, बाकी शुरू से ही वैसे मेनली इसे मल्टीपल स्टेम पर ही ट्रेन किया जाता है, ठीक है। सिंगल स्टेम भी काम में लिया जा सकता है। प्रूनिंग की बात करें तो अनार के अंदर जो प्रूनिंग है ये मई से जून के अंदर किया जाता है प्रूनिंग जो है। रूट स्ट्रोक की बात करें तो रूट स्ट्रोक जो है दारू, ये वाइल्ड टाइप का पोमग्रेनेट है ना, जंगली टाइप का अनार है ये, तो इसको यूज जो है रूट स्ट्रोक के लिए किया जा सकता है। दारू है, जोधपुरी रेड है, जालोर सीडलेस है, बेदाना सूरी है, ये रूट स्ट्रोक के तौर पर काम में लिए जाते हैं अनार के अंदर। इंडिया के अंदर बात करें, इंटरनेशनली कई अलग अलग हैं, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, इंडिया वाले यही है। अब बात करते हैं फ्रूट्स के अंदर मैच्योरिटी कब आ जाती है ना, ये बात करते हैं। तो देखिए फ्रूट जो है रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 135 से लेकर 170 दिन बाद, आफ्टर फुल ब्लूमिंग, यानी फूल आने के लगभग 135 से लेकर 170 दिन बाद फ्रूट जो है ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर हम मंथ बेसिस पर देखें तो 4 से 5 मंथ के बाद फ्लावरिंग के फ्रूट जो है मैच्योर हो जाते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है तो इन्हें जब ये कंप्लीटली फ्रूट राइप हो जाते हैं उसके बाद ही इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है।
फ्रूट पर जब मेटालिक साउंड आता है टेपिंग करने पे, या जब हम सीड को क्रैक करते हैं तो सीड क्रैक होने का साउंड आता है एक यूनिक सा, है ना, क्रैकिंग ऑफ एरिल या क्रैकिंग ऑफ सीड की अगर आवाज आती है तो इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। टीएसएस जो है मेच्योरिटी पर ये आपको 12 से 16 डिग्री ब्रिक्स देखने को मिलता है। अगर हम रेफ्रेक्टोमीटर से टीएसएस मेजर करते हैं तो 12 से 16 डिग्री ब्रिक्स अगर टीएसएस पहुंच जाता है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैसे वेरी करता है, लेकिन एक एवरेज 12 से 16 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉपर मैच्योर या राइप फ्रूट जो हो जाते हैं उसको हम नाखून से इजीली स्क्रैच भी कर सकते हैं, तो वो इजीली छिलका जो है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, और यील्ड की बात करें तो 80 से लेकर 200 जो फ्रूट है, नंबर ऑफ फ्रूट है बात है यहाँ पर ना, नंबर ऑफ में 80 से लेकर 200 फ्रूट जो है ये पर प्लांट हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसमें यील्ड के तौर पर याद रखना है। ग्रेड में बात करें तो ग्रेड इस तरह से 6 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे सुपर ग्रेड है, वेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, किंग है, क्वीन साइज है, प्रिंस साइज है, 12A है, 12B है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो चलती है वो 12A और 12B चलती है। बाकी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोकल मार्केट में नहीं चलती, ये एक्सपोर्ट पर्पज से काम में इन्हें लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 12A और 12B सबसे ज्यादा चलती है इंडिया के अंदर। बाकी जो सुपर, किंग, क्वीन और प्रिंस साइज है ये सारी की सारी एक्सपोर्ट पर्पज के लिए यूज लिया जाता है इन्हें। इंसेक्ट्स में बात करें, माइट इसमें देखने को मिलता है ना, माइट जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा थ्रिप्स इसमें के अंदर देखने को मिलता है, स्क्रीड थ्रिप्स डोर्सेलिस जो इसका जूलॉजिकल नेम है। फ्रूट बोरर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है, फल छेदक इसे बोला जाता है। डुओडोरिक्स आइसोकैरेटस जो है इसे बोला जाता है। फ्रूट सकिंग मोथ भी इसमें देखने को मिलता है, और थेरिस स्पीसीज जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है। तो ये 2-4 कीट के सिर्फ नाम याद रखने, देख लेने, बाकी ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। बाकी इसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर भी तो नुकसान पहुंचाता ही है ना, अनार के अंदर इंटरबेला जो होता है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो होता है ये भी नुकसान पहुंचाता है इसमें। ठीक है, डिजीज में बात करें, बैक्टीरियल ब्लाइट देखने को मिलता है, बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथेवर प्यूनिकी जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें विल्ट भी देखने को मिलता है, यानी उक्टा रोग भी देखने को मिलता है, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है अच्छे से। सेराटोसाइटिस फिम्ब्रिएटा जो फंगस है इसकी वजह से अनार में जो विल्ट डिजीज है ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 2 डिजीज हैं। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट काफी खतरनाक रोग है ना, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था 2005 के आसपास महाराष्ट्र के अंदर इस डिजीज की वजह से। तो ये डिजीज आपको याद रखना है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। डिसऑर्डर में बात करें, फ्रूट क्रैकिंग इसमें देखने को मिलता है। मेनली आप जानते हैं फ्रूट क्रैकिंग जो है बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी अनार के अंदर क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिल जाती है। बाकी मृग बहार के जो फ्रूट हैं ये सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं फॉर क्रैकिंग। ठीक है, इसमें सन स्केल्ड भी देखने को मिल जाता है। अंबे बहार के जो फ्रूट हैं वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल देखने को मिलते हैं, किसके लिए, सन स्केल्ड के लिए। सनसाइन आर ज्यादा होते हैं, है ना, यानी धूप ज्यादा पड़ती है तो अंबे बहार के जो फ्रूट हैं इन पर सन स्केल के जो सिम्टम्स हैं ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें एरिल ब्राउनिंग भी देखने को मिल जाता है। एरिल जो है ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अगर हम देरी करते हैं हार्वेस्टिंग के अंदर, हार्वेस्टिंग में डिले करते हैं तो ऐसे में ओवर राइप हो जाते हैं जो एरिल है, और एरिल में ब्राउनिंग जो है ये देखने को मिल जाती है, तो इसे एरिल ब्राउनिंग बोला जाता है। तो ये इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसे ही शानदार लेक्चर इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।